हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के दो क्वेश्चन हैं। संविधान फर्स्ट के एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर किसी और सेमेस्टर में आप हैं तो उसके लिए भी। इसका पेपर कोड है 1002। कार्योत्तर विधि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है दोहरे संकट का सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। एक्स पोस्ट फैक्टो और ये डबल जीओ पार्टी, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए एक तो नॉलेज के लिए और पेपर के लिए, दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके आंसर। भारतीय संविधान का भाग 3 के तहत अनुच्छेद 20 अपराधियों को दोष मुक्ति एक्यूटल या दोष सिद्धि कन्विक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत 3 सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। ये जो आपका आर्टिकल 20 है, ये जो आपके दो क्वेश्चन है ना, दोहरे संकट का सिद्धांत और कार्योत्तर विधि, ये दोनों ही क्वेश्चन आर्टिकल 20 से संबंधित हैं। और इसमें आपके 3 सुरक्षाएं दी गई हैं इसमें आर्टिकल 20 में। और ये 3 ना आपकी मैगजीम है, ये 3 मैगजीम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इन मैगजीमों से भी क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये कार्योत्तर विधि बताइए, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर दोहरे संकट का सिद्धांत या फिर आत्म अभिशोषण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, ये 3 है, इसमें 3 स्वतंत्रताएं हैं, 3 ही क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। जो आपका आर्टिकल 20 है उसमें 3 क्लॉज हैं। और इन 3 क्लॉज में से फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरे में है दोहरे संकट से संरक्षण डबल जीओ पार्टी, ये क्लॉज 2 में है। और क्लॉज 3 में जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के 20 के क्लॉज 3 में आत्म अभिशोषण के विरुद्ध संरक्षण सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ये जो आपका कार्योत्तर विधि है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें कहा गया है कि आपको मतलब कोई अपराध है वो उस विधि के द्वारा दंडनीय होगा जो विधि उस समय प्रचलन में होगी। यानी कि जिस वक्त अपराध किया गया है, अगर उस टाइम उस अपराध के लिए कोई कानून है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर उसके लिए कोई कानून नहीं है तो आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसके लिए आगे एक केस भी है, वो भी हम देखेंगे। और यह है डबल जीओ पार्टी। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें है जो आपका ये है सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इसमें जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो है ये उसके बारे में बताता है। आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 20 है उसका क्लॉज 1 है, वो एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि जो है उसके बारे में बताता है। और ये आपका जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 है वो डबल जीओ पार्टी के बारे में बताता है। और तीसरा जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है। इन तीनों को आप याद रखना। और आपसे आर्टिकल 20 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे एक्स पोस्ट फैक्टो पूछ लें यानी कि कार्योत्तर विधि पूछ लें, या फिर आपसे ये डबल जीओ पार्टी दोहरा संकट का सिद्धांत पूछ लें, आप इसी क्वेश्चन को लिखे आना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए किया गया हो। ये कहता है कि जब कोई अपराध किया गया है और उसके लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं है और उसके लिए कोई कानून ही नहीं है तो उसके लिए उस व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी और न ही उस पर इससे अधिक का दंड लगाया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून के अधीन दिया जा सकता था। या फिर जैसे कि आपका जो आपकी आईपीसी थी उसमें किसी अपराध के लिए सज़ा कम थी और वो जो अपराध था वो उसी वक्त हुआ था। ठीक है, फिर आपकी ये बीएनएस आ गई तो बीएनएस में उसकी सज़ा बढ़ा दी है, तो आपको जो पहले वाली वो है ना आईपीसी, आपने उसी वक्त अपराध किया था और आईपीसी के तहत ही आपको सज़ा मिलेगी। अब ये नहीं है कि आपका बीएनएस आ गया तो बीएनएस में सज़ा बढ़ा दी है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी, नहीं। इसमें केस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, जिसमें डबल जीओ पार्टी की बात की गई है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर आपका तीसरा है
किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कहता है आपका आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। इनको याद रखना, ठीक है। कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। यानी कि किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया है और आज उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो उसको बाद में पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर कोई कानून बन जाता है तो। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय कानून नहीं थे जब अपराध हुए थे, लेकिन बाद में उनको कानून द्वारा अवैध बना दिया गया था। आप ऐसे समझ सकते हो कि आज कोई कार्य अपराध नहीं है, जैसे कि चोरी ले लेते हैं हम, कि चोरी आज अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई अपराध ही नहीं है, कोई विधि नहीं बनाएगी ये चोरी के लिए। लेकिन अगर कल को कोई विधि बनती है, कल को कोई कानून बनता है, तो उस व्यक्ति को आज के लिए कल सज़ा नहीं मिलेगी। अगर वो कल ही उस चीज़ को करेगा, कल ही चोरी करेगा, तो उसको सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। जब लागू होगा कानून तभी सज़ा दी जाएगी। अगर कोई कानून ही नहीं है और वो अपराध हुआ है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं है, तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें एक केस है, रतनलाल बनम पंजाब राज्य, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965। यह वाद गुड़गांव जिले के पलवल निवासी 16 वर्षीय किशोर से संबंधित था, जिस पर घर में जबरन घुसने और 7 वर्षीय लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास के लिए आरोप था। अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और 6 महीने की कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। रतनलाल बनम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लाभकारी निर्माण का सिद्धांत उन कानूनों को पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देता है जो परिवीक्षा अधिनियम, एक आपका वो है अधिनियम परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत 21 वर्ष के कम उम्र के बालक के लिए सज़ा को कम करते हैं। ये जो परिवीक्षा अधिनियम है 1958 का, ये 21 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए सज़ा को कम करता है। न्यायालय ने माना कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान, जिन्हें निचली अदालतों ने नज़रअंदाज कर दिया था, अपीलकर्ता को उम्र के कारण उसके पक्ष में माना जाना चाहिए। ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त को लाभ पहुंचाने वाले पूर्वव्यापी आपराधिक कानून को लागू किया जाना चाहिए। इसमें ना उस बच्चे की सज़ा कम कर दी गई थी। उसको इसमें कहा गया था, जो आपका परिवीक्षा अधिनियम था, इसमें कहा गया था कि 6 महीने की जो आपने कठोर कारावास दिया है, 21 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप कठोर कारावास नहीं दे सकते, तो इसमें इसकी सज़ा कम हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब है दोहरे संकट का सिद्धांत। पहले हमने कार्योत्तर विधि पढ़ा था, अब है दोहरे संकट का सिद्धांत। दोहरे संकट का सिद्धांत एक कानूनी बचाव है जो कि एक आरोपी या प्रतिवादी को कानूनी रूप से उसकी दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, या तो उसका दोष मुक्त किया जाए या फिर उसका दोष सिद्ध किया जाए, वो के बाद वैसे ही समान आरोपों और तथ्यों के लिए फिर से उन पर विचारण ट्रायल किए जाने से बचाता है। दोहरा दंड भारतीय संविधान का सिद्धांत है जो अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 के तहत दिया गया है, जो दोहरे दंड के सिद्धांत से संबंधित है। जो आपका क्लॉज 2 है वो दोहरे दंड के सिद्धांत से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के संस्थापकों फाउंडर्स द्वारा भाग 3 अनुच्छेद 20 के तहत हमारे मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। इस सिद्धांत के प्रावधान अमेरिका संविधान 5th संवैधानिक संशोधन से लिए गए। ये जो दोहरा संकट का सिद्धांत है, इसको लिया गया था जो 5th संवैधानिक संशोधन था अमेरिका का, उससे। दोहरे संकट के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
पहला तथ्य है अपराधी किसी अपराध में दोषी सिद्ध होना चाहिए। कार्यवाही या अभियोजन किसी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष होना चाहिए। व्यक्ति पर समान अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और उसे दंडित किया गया हो। अपराध वही होना चाहिए जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था और उसे दंडित किया गया था। ये जो आपका दोहरे संकट का सिद्धांत है, इसमें कुछ मुख्य तत्व दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को डबल जीओपार्डी का बेनिफिट कब मिलेगा। जैसे कि उस पर एक ही अपराध के लिए, जैसे कि ना अपराध वही होना चाहिए जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, यानी कि जो मुकदमा उस पर पहले चल चुका था उसी पर दोबारा वाद लिया जाना चाहिए, मतलब लाया जाना चाहिए। और उसमें पीछे हमने पढ़े थे कि व्यक्ति अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो, यानी कि उस पर पहले ही उस पर मुकदमा चलाया गया हो और उसे दंड भी दिया गया था उस पहले अपराध में, मतलब उसी अपराध में उसको पहले भी दंड दिया गया था और कार्यवाही जो है वो न्यायाधिकरण के समक्ष चलाई गई थी। ठीक है, ये कहा गया डबल जीओपार्डी में। इसके बाद है अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने और दंडित करने से रोकना है। दोहरे खतरे का यह सिद्धांत व्यक्तियों को समान अपराध के लिए कई बार मुकदमा करने से रोकता है। इसका एक केस है मकबूल हुसैन बनाम मुंबई राज्य AIR 1953। अपीलकर्ता जो भारत का निवासी था, जेंदा से सताकूंज हवाई अड्डे पर पहुंचा। आगमन पर उसने यह घोषित नहीं किया कि वह सोना लेकर जा रहा है। तलाशी में पता चला कि उसके पास 107.2 तोला सोना था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1978 की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई शुरू की और सोना जब्त कर लिया। मतलब वहाँ के कुछ रूल और रेगुलेशंस थे वो उसने फॉलो नहीं किए, तो उन्होंने उसका सोना जब्त कर लिया। मुद्दा यह था कि क्या समुद्री सीमा शुल्क अभियोजन के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोने की जब्ती उसके बाद सोने आयात के कृत्य के लिए विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाना दोहरे संकट के खतरे के बराबर है या नहीं। आगे देखते हैं। इसमें यही कहा गया था कि उस व्यक्ति ने उनकी जो रूल और रेगुलेशंस थे उसका उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उसका सोना जब्त कर लिया गया था। और आपको अगर ये याद न रहे ना कि कितना सोना था, फिर कौन सा अधिनियम लगाया, बस सीमा शुल्क याद रखना, अधिनियम की डेट वगैरह कुछ याद ना रहे, सन याद ना रहे, तो बस आप इस केस में केस का नाम और उसकी कुछ डिटेल्स लिख सकते हो जो आपने इसमें पढ़ी और जो आपको याद रहे। इसको एक कहानी की तरह समझना। ठीक है, आगे देखते हैं। मकबूल हुसैन बनाम मुंबई राज्य एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के दायरे को स्पष्ट करता है, जो दोहरे खतरे के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा केवल न्यायिक कार्रवाई पर लागू होती है, प्रशासनिक कार्रवाई पर लागू नहीं होती है। बस यही था आपका क्वेश्चन और यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। जो भी केस पढ़ो उसको कहानी की तरह पढ़ना और केस के नाम जरूर याद रखना, केस के नाम लिखना और आपको जो उसकी डिटेल्स पता हैं उनको लिख देना। बस इतना ही इनफ है। और जो तीसरा आपका क्लॉज है, क्लॉज 3, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उससे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपके LLB के एग्ज़ाम में। ठीक है,